हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम मध्य प्रदेश के प्राचीनतम मध्यकालीन और आधुनिक साहित्यकारों को कवर करेंगे। एमपीपीएससी प्री 2026 में साहित्यकारों से 2 से 3 प्रश्न बन सकते हैं, तो इसलिए इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें मैंने परीक्षाधाम पुस्तक को आधार बनाया है, लेकिन उसमें कई सारी रचनाएं ऐड करी हैं, कई सारे एडिशनल फैक्ट ऐड किए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपका जो साहित्यकार वाला पोर्शन है वो पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। आपको पता भी है कि कालिदास हों या माखनलाल चतुर्वेदी हों, गजानन माधव मुक्तिबोध हों या सुभद्रा कुमारी चौहान हों, इन सभी से जुड़े हुए प्रश्न एमपीपीएससी लगातार पूछ रहा है और यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। साहित्यकारों के जन्म स्थानों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम प्राचीन साहित्यकारों को देखेंगे, तो मैप के माध्यम से इसको समझ लीजिए, आसानी रहेगी आप लोगों के लिए भी। देखिए, सबसे प्रमुख साहित्यकार एमपी के हैं कालिदास, है ना। कालिदास का जन्म स्थान है आपका उज्जैन। उज्जैन उज्जैन से संबंधित कई सारे प्राचीन साहित्यकार रहे हैं, जिसमें कि आपके एक नाम आता है भर्तृहरि। विक्रमादित्य के बड़े भाई माने जाते हैं ये, और इनकी जो उपाधि है वो पद्म वाक्य प्रमाणज्ञ की इनको उपाधि प्राप्त है और जनश्रुति के अनुसार इन्हें विक्रमादित्य के अग्रज माना जाता है। अपन एक एक साहित्यकारों को अभी डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि उज्जैन में या उज्जैन से संबंधित साहित्यकार कौन कौन से हैं। तो कालिदास का संबंध उज्जैन से है ना। और कालिदास उज्जैनी राजा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक माने जाते थे, है ना। इसके अलावा जो है अनिल माधव दवे, आधुनिक साहित्यकार अनिल माधव दवे का संबंध भी कहाँ से है? उज्जैन से ही है, ठीक है। इसके बाद में शरद जोशी का संबंध भी उज्जैन से है, शरद जोशी। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की जो कर्मस्थली रही है, नंद दुलारे वाजपेयी की कर्मस्थली जो रही है, उनकी कर्मस्थली क्या रही है? उज्जैन ही रही है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है कवि प्रदीप, कवि प्रदीप ए मेरे वतन के लोगों जिन्होंने गीत लिखा है, ये मध्य प्रदेश के उज्जैन के बड़नगर से संबंधित है। बड़नगर में इनका जन्म हुआ था, तो ये आपको याद में रखना है। इसके अलावा जो प्राचीन साहित्यकार हैं भवभूति, भवभूति जिन्हें भारत का मिल्टन भी आपका कहा जाता है, ये एक्चुअली में गोंदिया महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। गोंदिया महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। जन्म इनका एक्चुअली में पद्मपुर में है, विदर्भ में। जिला आपका लगता है गोंदिया, तो महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ, लेकिन इनका संबंध जो है वो उज्जैन से भी रहा है। उज्जैन इनकी कर्मस्थली रही, इनका निवास स्थान भी रहा है। तो ये याद रखना है आपको, भवभूति, है ना, प्राचीनतम साहित्यकारों में। तो इसके अलावा और भी देखिए, जैसे कि आपके जो हैं भर्तृहरि, भर्तृहरि मैंने आपको बता दिया, अनिल माधव दवे बता दिया, शरद जोशी, है ना, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, कवि प्रदीप और भवभूति, इन सभी का संबंध कहाँ से रहा है? उज्जैन से रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए, मतलब आपको क्या पता चला कि जो प्राचीनतम साहित्यकार हैं उसमें अधिकांश का संबंध कहाँ से है? उज्जैन से। कालिदास का जन्म उज्जैन में हुआ था, भर्तृहरि का जन्म उज्जैन में हुआ है। भवभूति जो है वो आपके गोंदिया महाराष्ट्र से संबंधित है, लेकिन भवभूति जो है वो उज्जैन से भी संबंधित रहे। इसके अलावा एक और प्राचीनतम साहित्यकार बचते हैं बाणभट्ट। बाणभट्ट के विषय में याद रखिएगा कि इनका जो जन्म है वो सोन नदी के तट पर प्रीतिकूट ग्राम में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? प्रीतिकूट ग्राम में हुआ है। और ये प्रीतिकूट ग्राम आपका कहाँ पर आएगा? ये सतना में ही आएगा, है ना। तो सोन नदी के तट पर, सोन नदी के तट पर प्रीतिकूट नामक ग्राम में किसका जन्म हुआ है? बाणभट्ट का, बाणभट्ट का। तो ये आपको याद रखना। मध्य प्रदेश के प्राचीनतम साहित्यकारों में, और हम कहेंगे विश्व के प्राचीनतम साहित्यकारों में, सबसे पहला नाम आता है कालिदास का। और आप सभी को पता है कि जो कालिदास है वो भारत के शेक्सपियर कहे जाते हैं और इनका जन्म स्थान उज्जैन था। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में शामिल संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान थे। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं और इन्होंने कई सारी रचनाएं लिखी हैं, जिनमें महाकाव्य, नाटक और खंडकाव्य आपके शामिल हैं। कालिदास के संबंध में ये कहा जाता है कि इनका विवाह विद्योत्तमा नाम की राजकुमारी से हुआ था और विद्योत्तमा राजकुमारी को अपने विद्वान होने पर काफ़ी गर्व था और कई बार इन्होंने ऋषियों का अपमान भी किया और उसी के चलते सजा देने के लिए ना इनका विवाह जो है कालिदास से करा दिया गया था। कालिदास शुरुआत में बहुत मूर्ख थे और एक्चुअली में क्या हुआ था कि कालिदास ने संस्कृत का एक वाक्य विद्योत्तमा के लिए बोला। वो द्वार पर खड़े थे तो उन्होंने कहा कि अनाव्रतम कपाटम द्वारम देही, मतलब रूपसी जो है दरवाज़ा आप खोलिए। तो विद्वान जो विद्योत्तमा थी उन्होंने उत्तर दिया कि अस्ति कश्चित बाघ विशेषा। और ये जो 3 शब्द थे, अस्ति, कश्चित और बाघ विशेषा, इन्हीं से जो है वो कवि कालिदास ने जो है 3 रचनाएं लिखी थी, जिसमें एक अस्ति थी जिसे हम कुमार संभवम कहते हैं, कश्चित से उन्होंने मेघदूतम बनाई और बाघ विशेष से उन्होंने रघुवंशम बनाई। तो कालिदास शब्द का अर्थ ही है काली का दास और ये गुप्तकालीन इतिहास के धर्मनिरपेक्ष स्रोत माने जाते हैं। श्रेष्ठ कवि रहे हैं, नाटककार रहे हैं, कवि कुलगुरु और कवि शिरोमणि की उपाधियाँ इनके पास में रही हैं। और
कालिदास जो है वो काली के प्रिय भक्त थे और भारतीय संस्कृति के लोकप्रिय और मूर्धन संस्कृत कवि माने जाते हैं। शुरुआत में मूर्ख थे, लेकिन बाद में जो है काली माता का इतना इनके ऊपर आशीर्वाद इनको प्राप्त हो गया कि इन्होंने जो है अनेक संस्कृत के जो ग्रंथ हैं वो रच डाले और अब इन्हें भारत के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। और भारत की सांस्कृतिक विरासत के रूप में यदि हम देखें तो कालिदास का नाम साहित्यकारों में अग्रणी पंक्ति में आपका लिया जाता है। उज्जैन नरेश चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक हैं। उनका जन्म उज्जैन में हुआ है, ये आपको याद रखना है। और इनकी 7 प्रमाणिक रचनाएं मानी जाती हैं। इन 7 रचनाओं में से 3 तो आपके नाटक हैं। इसमें एक है आपका अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीरियम, जबकि 2 आपके महाकाव्य हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम, और 2 आपके खंडकाव्य हैं, ऋतु संहार और मेघदूत। एक एक करके हम इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। प्राचीनतम भारतीय साहित्य की यदि हम बात करें तो इनका स्थान सबसे ऊपर माना जाएगा। इनके जन्म काल को लेकर के विद्वानों में मतभेद है, लेकिन ये माना जाता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से रहे थे। अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी कालजयी रचना है। सबसे पहले हम अभिज्ञान शाकुंतलम को देखते हैं। ये दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का इसमें वर्णन किया गया है और इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है वो विलियम जोन्स ने किया है, ये आपको याद रखना है। ये एक नाटक है जिसमें महाभारत काल का वर्णन है। राजा दुष्यंत और शकुंतला आपको पता होना चाहिए। ये संस्कृत की पहली रचना मानी जाती है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस रचना से जर्मन कवि जो गेटे थे वो बहुत अधिक प्रभावित थे। इसमें मिलन का अत्यंत मार्मिक और भावप्रवण वर्णन किया गया है। फिर इसके बाद में मालविकाग्निमित्रम की बात करें, ये 5 अंकों वाला आपका नाटक है मालविकाग्निमित्रम। इसमें शुंग वंश के शासक अग्निमित्र की कहानी है। और आपको पता है कि मध्य प्रदेश के विदिशा में शुंग वंश का शासन रहा है और इसमें शुंग वंश का एक शासक अग्निमित्र रहा है जो कि विदिशा का राज्यपाल था। तो उसका और मालविका की प्रेम कहानी का जो वर्णन है वो मालविकाग्निमित्रम में किया गया है। ये एक श्रृंगार प्रधान नाटक है और ये कालिदास की प्रथम रचना मानी जाती है। तो ये याद रखना है आपको कि कालिदास की पहली रचना कौन सी है, मालविकाग्निमित्रम। और कालिदास की कौन सी रचना है पहली जिसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके बाद में आप देखिए रघुवंशम, विक्रमोर्वशीरियम और देख लीजिए, ये भी 5 अंकों वाला नाटक है और इसमें जो है ऋग्वेद के राजा पुरुरवा और अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा का इसमें वर्णन किया गया है। तो ये भी श्रृंगार परक आपका नाटक है, ये ध्यान में आपको रखना है। इसके बाद में आप देखिए 2 इन्होंने महाकाव्य रचे हैं, एक है आपका रघुवंशम और दूसरा है आपका कुमार संभवम। जो रघुवंशम है इसमें महाराज दिलीप से लेकर के रघुवंश के सभी राजाओं का सुंदर वर्णन किया गया है। और इस महाकाव्य के कितने भाग हैं, 19 भाग हैं, ये अपन को याद रखना है। इसके 19 भाग हैं और इसमें सूर्यवंशी राजा दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण तक 28 राजाओं का वर्णन है। दिलीप, रघु, अज, दशरथ है ना, और प्रजापालन के उत्तम मानदंडों की स्थापना संबंधी जो बातें हैं वो रघुवंशम में लिखी गई हैं। कुमार संभवम ये 17 सर्गों में लिखा गया नाटक है, 17 सर्गों में लिखा गया महाकाव्य, 17 सर्गों में लिखा गया महाकाव्य। ये कालिदास का पहला महाकाव्य माना जाता है और इसमें शिव पार्वती विवाह, कुमार कार्तिकेय का वर्णन मिलता है, तारकासुर वध की कथा का वर्णन है और लौकिक प्रेम पर अलौकिक प्रेम के विजय का आदर्श प्रस्तुत करता है। इसके बाद में आप देखिए ऋतु संहारम और मेघदूतम, ये भी महत्वपूर्ण रचना है। 6 सर्ग और 143 श्लोक हैं, 143 श्लोक है इसमें ऋतु संहारम में। और ग्रीष्म, शरद, हेमंत, शिशिर, बसंत, वर्षा, ये सभी ऋतुओं का वर्णन इसमें किया गया है और ऋतु के अनुसार इसको 6 सर्गों में या 6 रूपों में बांटा गया है। कालिदास ने वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा बताया है, ये भी आप याद रखिएगा। बसंत पंचमी को लेकर के भी अभी मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, आप उसे भी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। बसंत में मौसम में क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसको लेकर के मैंने वीडियो बनाया था। और बसंत पंचमी का वो दिन जो था वो कई सारे जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं उनसे जुड़ा हुआ था, माता सरस्वती को समर्पित है, तो इसीलिए बसंत पंचमी का महत्व बढ़ जाता है। आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। इसके बाद में आप देखिए मेघदूत, जो कि इनका खंडकाव्य है। इसमें अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन मिलता है। यक्ष द्वारा अपनी प्रेमिका को रामगिरी विंध्याचल पर्वत से मेघ बादल के माध्यम से संदेश प्रेषित करने का इसमें वर्णन किया गया है। साथ में इसमें बेतवा नदी का भी वर्णन है और यह संस्कृत साहित्य का पहला दूत काव्य भी माना जाता है और ये चीज़ आपको याद में रखनी है ना। तो महाकवि कालिदास की ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, है ना, जो प्राचीनतम साहित्य में श्रेष्ठ कवि के रूप में बनाती हैं। इनकी यदि हम रीति की बात करें, जिस रीति में इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, इसमें मुख्य रूप से वैदर्भी रीति का इन्होंने प्रयोग किया है, वैदर्भी रीति का, ये याद रखिएगा आप। इसके अलावा आप देखिए कि कालिदास जी के नाम पर कालिदास एकेडमी की स्थापना करी गई है और साथ में कालिदास सम्मान भी एकेडमी के द्वारा प्रदान किया जाता है और कालिदास की तुलना विलियम शेक्सपियर से की जाती है। जयदेव ने इनको कविता कामिनी विलास की उपाधि प्रदान करी है, ये भी याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि रहे। कालिदास एकेडमी के बारे में मैं आपको बता दूं, कालिदास एकेडमी जो है वो 1977 में आपकी स्थापित की गई थी और बाद में 1985 में जो संस्कृत एकेडमी थी उसका इसमें विलय कर दिया गया। कालिदास समारोह आपका उज्जैन में होता है। कालिदास एकेडमी जो आपकी 1977 में स्थापित की गई है, ये कई सारे समारोह आयोजित कराती है, जैसे कि वाल्मीकि समारोह है, ये चित्रकूट में आयोजित कराया जाता है। राजशेखर समारोह जो है वो जबलपुर में, शंकर समारोह ओमकारेश्वर में, भोज महोत्सव धार में, वन्यजन महोत्सव आपका बांधवगढ़ में,
वर्णग्राम शिविर आपका महेश्वर में, भवभूति समारोह आपका ग्वालियर में, संस्कृत गौरव दिवस आपका विदिशा में, और शस्त्र व्याख्या होशंगाबाद में, और बाल नाट्यम इंदौर में। तो ये कई सारे समारोह हैं जो कालिदास अकेडमी द्वारा आयोजित कराए जाते हैं, तो ये भी आपको याद में रखना है। सरस्वत्तम नाम का जो एक समारोह है वो आपका रतलाम में भी आयोजित होता है और सागर में भी, तो ये 2 चीज़ें भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो कालिदास अकेडमी है वो कई सारे आपके पुरस्कार प्रदान करती है ना, जैसे एक है अखिल भारतीय कालिदास पुरस्कार जिसमें 51,000 रुपये की राशि दी जाती है। एक आपका राजशेखर पुरस्कार है जिसमें 21,000 रुपये की राशि प्रदान करी जाती है ना, और एक आपका भोज पुरस्कार है जिसमें 21,000 की राशि दी जाती है ना। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण एक सम्मान है कालिदास सम्मान, जो कालिदास जी के नाम पर दिया जाता है। 1980-81 में इसकी शुरुआत हुई थी, मध्य प्रदेश सरकार इसको प्रदान करती है, और राशि जो है वो 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। पूर्व में इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती थी, और ये 5 क्षेत्रों में आपका दिया जाता है। ये भी एग्जाम का पार्ट बनता है, तो इसको भी अपन देख लेते हैं कौन कौन से जो 5 क्षेत्र हैं जहाँ पर ये सम्मान आपका दिया जाता है। तो इसमें आप देखिए, एक है आपका शास्त्रीय संगीत, दूसरा है आपका शास्त्रीय नृत्य, तीसरा है नाटक, चौथा है रूपंकर, पांचवा है आपका रंगकर्म। तो इनमें ये पुरस्कार आपका दिया जाता है। और पहले पुरस्कार प्राप्तकर्ता की यदि हम बात करें तो शास्त्रीय संगीत में है आपके सेमनगुड़ी श्रीनिवास अय्यर, है ना। शास्त्रीय नृत्य में जो है वो रुक्मणी देवी अरुंडेल को मिला है सबसे पहला वाला, भरतनाट्यम के लिए, मद्रास से बिलोंग करती हैं। नाटक के लिए जो मिला है उसमें इसको स्किप करते हैं अभी। अगला देखिए, रूपांकर में मिला है प्रोफेसर के.जी. सुब्रमण्यम को, और शंभु मित्रा को मिला है रंगकर में, शंभु मित्रा को। तो आपके फर्स्ट वाले आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और साथ में अभी जो लेटेस्ट में दिए गए होंगे, है ना, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जो सारे अवार्ड हैं लेटेस्ट वाले वो मैं बाद में आपको कराऊंगा। अभी आप क्या करिए, इतना याद रखिए कि पहले पहले किस किस को मिले हैं, है ना। तो कालिदास साहित्यकार के साथ साथ हमने उनके अवार्ड भी कंप्लीट कर लिए। चलिए आगे देखते हैं, अगले साहित्यकार पर आते हैं। भर्तृहरि की बात कर लेते हैं। आइए अब हम भर्तृहरि को देख लेते हैं। भर्तृहरि उज्जैन के प्रसिद्ध कवि तथा राजा थे, है ना। रानी पिंगला से इन्होंने विवाह किया था। भर्तृहरि के नाम से उज्जैन और बनारस के निकट 2 प्राचीन गुफाएं भी मिलती हैं, और इनका समाधि स्थल सरिस्का राजस्थान में है ना। लेकिन इनका संबंध कहाँ से रहा है, उज्जैन से रहा है, ये आप याद रखिएगा। और इनको जो है मुक्तक और शतक काव्य की आधारशिला प्रदान करने वाले ये साहित्यकार हैं। और इनका जो पंथ था वो वैराग्य पथ था, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है वो श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक, जिन्हें शतक त्रयी के नाम से जाना जाता है। तो कई बार ऑप्शन में ऐसा बना करके दे देता है कि निम्नलिखित में से शतक त्रयी कौन सी रचना नहीं है, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक, ठीक है। इसके बाद में आप देखिए, व्याकरणिक रचनाएं इनकी कौन सी है, महाभाष्य, टीका, वाक्पदीय और शब्द धातु समीक्षा, है ना। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें आपको याद रखनी है भर्तृहरि के विषय में, जैसे कि इनको जो है पद्म वाक्य प्रमाणज्ञ की उपाधि दी गई थी, है ना। और उत्तर प्रदेश में जो स्थान है वो इनका साधना स्थल रहा है। और अभी अपन ने चर्चा भी करी थी कि राजस्थान का जो सरिस्का है वो क्या है, इनका समाधि स्थल है, जबकि भर्तृहरि की गुफाएं कहाँ पर हैं, उज्जैन में है ना। ये याद रखना है। इसके अलावा वेदांत सूत्र वृत्ति और भट्टी काव्य, शब्द धातु समीक्षा, है ना, वाक्यपदीय, भोग वृत्ति, महाभाष्य, त्रिपदी, ये सभी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। यदि हम भर्तृहरि की बात करें तो इनकी जो 3 शतक हैं, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनसे डेप्थ में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो नीति शतक एक्चुअली में मानवीय जीवन को सदाचार युक्त करने हेतु उसमें प्रेरणाएं शामिल की गई हैं। इसमें विद्या सज्जनता की उत्कृष्टता का जो वर्णन है वो नीति शतक में किया गया है। नाम से ही प्रकट हो रहा है कि इसमें नीतिवान जो बातें होंगी वो इसमें नीति शतक में शामिल होंगी। वैराग्य शतक क्या है, वैराग्य शतक आप सभी को पता है कि रानी जो पिंगला थी उनकी चरित्रहीनता के कारण 12 वर्ष में जो भर्तृहरि हैं उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया था और वैराग्य धारण कर लिया था, इसलिए इनका पंथ भी वैराग्य पंथ कहलाता है। और इन्होंने जो है गुरु गोरखनाथ की प्रेजेंस में जो है अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी, और इनको जो है उपाधि अभी मैंने चर्चा करी, पद वाक्य प्रमाणज्ञ की उपाधि प्रदान करी गई थी। और वैराग्य के ऊपर ही इन्होंने एक रचना लिखी है जिसका नाम है वैराग्य शतक, जो कि वैराग्य शांति व आनंद देता है, जो आत्मा का परमात्मा से मिलन कराती है। तो ये रचना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी वैराग्य शतक। तीसरी इनकी प्रमुख रचना है आपकी श्रृंगार शतक, जो श्रृंगार प्रधान है आपकी, और श्रृंगार शतक रचना भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इनकी रचनाओं में मीमांसा सूत्र वृत्ति है जो कि कर्मकांड का एक साधन है, तो ये भी आपको याद रखना है। और बाकी रचनाओं के विषय में अपन चर्चा कर चुके हैं। साहित्य में यदि अपन स्थान की बात करें तो भर्तृहरि का जो है प्राचीनतम साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है, और व्यक्तित्व से ऊपर उठ करके इन्होंने सत्यम एवं सुंदरम का जो है साक्षात्कार किया। कला प्रधान साहित्य है, भावों की इसमें बहुत प्रबल गहराई है, तो ये सभी चीज़ें आपको याद में रखनी है। और विक्रमादित्य द्वितीय के जो है वो ज्येष्ठ भ्राता है ना, तो ये भी याद रखना है आपको। अगले साहित्यकार पर आते हैं अपन। अगले साहित्यकार हैं बाणभट्ट। ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे।
हर्षवर्धन ने इन्हें कवि चक्रवर्ती की उपाधि प्रदान करी। इन्हें बाणा भत्ता भी कहा जाता था। इनके नाम पर बाण सागर परियोजना का नामकरण किया गया है। आप सभी को पता है कि बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। बाणभट्ट का प्रकृति चित्रण बहुत ही मनोहारी था। उन्हें साहित्य के वनांचल का केसरी कहा जाता है। इनकी रचना है हर्षचरित, कादंबरी और चंडी शतक, है ना। अभी अपन ने 3 शतक देखे थे, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, वो आपके भर्तृहरि के हैं। जबकि जो चंडी शतक है वो किसकी रचना है? बाणभट्ट की है। कई बार बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके अलावा आप देखिए जो बाणभट्ट हैं उनके विषय में क्या याद रखना है आपको कि इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में रचनाएं करी हैं। इसके अलावा इनको पांचाली शैली या वैदर्भी रीति के लिए भी जाना जाता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में पांचाली शैली और वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है। इनका जन्म जो है वो प्रीतिकूट ग्राम आपका सोन नदी के तट पर हुआ था, है ना। सतना या बिहार भी माना जाता है ये। और इन्हें शब्दों का शिल्पी कहा जाता है। इनके पिता का नाम चित्रभानु था, माता का नाम राज्य देवी था, है ना। और कन्नौज नरेश हर्षवर्धन के जो दरबारी हैं, ये दरबारी कवि इनके रहे हैं। तो ये चीज़ आपको याद में रखनी है। कादंबरी जो है वो विश्व का पहला उपन्यास माना जाता है जो इन्होंने लिखा है, और ये जो है रस अलंकार संपन्न रचना है, ये आपको ध्यान में रखना है। कादंबरी का जो पहला 2/3 भाग है वो बाणभट्ट के ऊपर है, जबकि जो उत्तरार्ध वाला भाग है वो उनके पुत्र पुलिंग भट्ट के ऊपर आधारित है। तो ये भी आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। हर्षचरित एक बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यात्मक रचना है। हर्षचरित में 8 अध्याय हैं, जिसमें हर्ष की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। अतिशयोक्ति अलंकार का अधिक से अधिक प्रयोग उसमें हुआ है। और 8 अध्याय में से भी आप देखिए तो पहले के जो 3 अध्याय हैं हर्षचरित के, वो बाणभट्ट के जीवन के बारे में बताते हैं, जबकि 5 जो बाद के अध्याय हैं वो हर्ष के जीवन के विषय में बताते हैं। हर्षवर्धन का जीवन चरित्र, शासन व्यवस्था, सभी कुछ का वर्णन जो है वो हर्षचरित्र में बहुत डिटेल में किया गया है। हर्ष के पहले के जो नरेश थे उनके विषय में भी जानकारी इसमें मिलती है। और इनकी जो अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिसमें एक रचना है मुकुट ताड़दिक, जिसमें महाभारत के कथानक पर आधारित है। दुर्योधन के मुकुट टूटने का उसमें वर्णन किया गया है मुकुट ताड़दिक में, है ना, मुकुट ताड़दिक। और एक रचना जो अभी अपन ने चर्चा करी चंडी शतक, और एक और रचना है पार्वती परिणय। तो ये रचनाएं आप लोग याद रखिएगा, है ना। कौन कौन सी एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं, है ना। मुकुट ताड़दिक, पार्वती परिणय, चंडी शतक, कादंबरी जो कि विश्व का पहला उपन्यास माना जाता है, और हर्षचरित, ये सभी बाणभट्ट की रचनाएं हैं, है ना। इसके बाद में अगले कवि पर आते हैं भवभूति, है ना। हमने आपको बताया था कि भवभूति को जो है भारतीय मिल्टन के नाम से ये प्रसिद्ध है। उनका वास्तविक नाम श्रीकंठ था। इन्हें अम्बेक नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा यदि आप देखोगे तो ये भारत के जो है वो मिल्टन कहलाते हैं, और रससिद्ध कवि हैं। भवभूति जो है, इनके गुरु का नाम था कुमारिल भट्ट। कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कुमारिल भट्ट किसके गुरु थे? भवभूति के। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? मालती माधव, उत्तर रामचरितम और महावीर चरितम। तो ये आपको याद में रखना है। इनका जन्म जो है वो गोंदिया महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन निवास इनका उज्जैन में था, है ना। तो ये भी याद रखना है। कन्नौज शासक जो यशोवर्मन है, जो कि चंदेल शासक थे, तो उनके दरबार में ये रहे थे, है ना। ये याद रखना है आपको। इसके अलावा जो है यशोवर्मन ने जो है बागपति राज को भी संरक्षण दिया था। और मालती माधव रचना के बारे में यदि हम बात करें तो ये इनका एक प्रसिद्ध नाटक है, जो कि सूफी शैली में आपका लिखा गया है। और इसमें एक करुण छात्र माधव का उज्जैन दरबार के मंत्री की पुत्री मालती से प्रेम व्यवहार का जो है चित्रण इसमें किया गया है। तो मालती माधव एक महत्वपूर्ण रचना है। दूसरी इनकी रचना है महावीर चरितम, है ना, जो कि वाल्मीकि रामायण में कुछ संशोधन पर आधारित है, और राम के राज तिलक होने तक की घटनाओं का इसमें वर्णन किया गया है महावीर चरित में। जबकि जो उत्तर रामचरितम है वो राम का जो उत्तम चरित्र है उसके विषय में चर्चा करी गई है। संस्कृत का ये पहला दुखांत नाटक माना जाता है, और ये करुण रस प्रधान है। उत्तर रामचरितम बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें उत्तरकांड की जो भी कथाएं हैं, है ना, उसका वर्णन इसमें किया गया होगा। तो महावीर चरित में आपकी जो है राजा राम के राज तिलक होने तक की घटनाओं का वर्णन है, जबकि उत्तर रामचरितम में जो है वो आपकी उत्तरकांड की संपूर्ण कथा का जो वर्णन है वो उसमें किया गया है। तो ये तीनों के तीनों आपके नाटकीय काव्य हैं, है ना। ये आपको याद में रखना है, मालती माधव, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम। फिर इसके बाद में अपन देख लेते हैं राजशेखर के विषय में। राजशेखर संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार थे, और त्रिपुरी के कलचुरी वंश के युवराज देव प्रथम और प्रतिहार वंश के राजा महेंद्रपाल और उनके पुत्र महिपाल के दरबार में थे। एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी, जिसमें कलचुरी वंश का वर्णन मिलता है। आपको पता है कि कलचुरी वंश जो है वो मध्य प्रदेश में त्रिपुरी जबलपुर के पास में आपका एक वंश था, कलचुरी वंश। इसके अलावा इनकी रचना बाल रामायण और बाल भारत भी है ना। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये प्राचीनतम साहित्यकारों के विषय में हमने देखा। अब हम मध्यकालीन साहित्यकारों पर आते हैं। उसके पहले हम एक बार मैप बना करके जो मध्यकालीन साहित्यकार हैं उनका जन्म स्थान देख लेते हैं, या उनसे संबंधित स्थानों के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर कर जो है वो एग्जाम में यही चीज़ें पूछी जाती हैं, है ना। तो देख लेते हैं, आइए एक बार। देखिए, यदि हम मध्यकालीन साहित्यकारों की बात करें तो इसमें एक नाम आता है आपका केशवदास का, है ना। और केशवदास का संबंध कहाँ से है? ओरछा से है, ये याद रखना है आपको। फिर इसके बाद में एक नाम आता है आपका पद्माकर।
जिनका जन्म कहाँ पर हुआ है? सागर में। तो सागर से जुड़े कौन रहे हैं? पद्माकर। ठीक है, तो पद्माकर का जन्म कहाँ हुआ है? सागर में। सागर से दो और आधुनिक साहित्यकार जुड़े रहे हैं, एक का नाम है कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु, और एक का नाम है राम कुमार वर्मा। इसके अलावा भवानी प्रसाद तिवारी भी जुड़े रहे हैं, भवानी प्रसाद तिवारी। देखिए, भवानी प्रसाद तिवारी और भवानी प्रसाद मिश्र में कंफ्यूज मत होइएगा, भवानी प्रसाद मिश्र अलग है। भवानी प्रसाद मिश्र का संबंध होशंगाबाद से है। होशंगाबाद में तीन साहित्यकार जुड़े रहे हैं, एक का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी, बहुत ही फेमस माखनलाल चतुर्वेदी, दूसरे जो हैं वो भवानी प्रसाद मिश्र, और तीसरे जो हैं हरिशंकर परसाई, प्रसिद्ध व्यंग्यकार है ना। हरिशंकर परसाई का संबंध होशंगाबाद से रहा है। इसके अलावा यदि आप मध्यकालीन साहित्यकारों की और बात यदि हम करें तो भूषण के विषय में भी देख लीजिए। जो भूषण है उनका जन्म एक्चुअली में कानपुर में हुआ था, लेकिन मध्य प्रदेश के सतना से ये बिलोंग करते हैं, भूषण। इसके अलावा सतना से एक और साहित्यकार हैं जो आधुनिक साहित्यकार हैं, हरिकृष्ण देव सरे। हरिकृष्ण देव सरे का संबंध भी सतना से रहा है। तो अपन मध्यकालीन साहित्यकारों से संबंधित स्थान देख रहे हैं, लेकिन यदि उन स्थानों से संबंधित कोई आधुनिक साहित्यकार भी हैं तो वो नाम भी अपन यहीं पर कवर करते चल रहे हैं, है ना, क्योंकि ये आपको स्थान विशेष से याद रहेगा कि कौन प्राचीन साहित्यकार, मध्यकालीन साहित्यकार या आधुनिक साहित्यकार उस स्थान से जुड़ा हुआ रहा है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आइए देख लेते हैं एक बार मध्यकालीन साहित्यकारों को। देखिए, मध्यकालीन साहित्यकार में सबसे पहला नाम आता है केशव दास का। केशव को मुगल बादशाह जहांगीर का संरक्षण प्राप्त था, है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। ओरछा के नरेश इंद्रजीत के दरबार में राजकवि थे। और सबसे फेमस क्वेश्चन जो केशव दास के विषय में बनता है कि इन्हें कठिन काव्य का प्रेत या हृदयहीन कवि की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, इन्होंने अपनी रचना कविप्रिया महाराजा इंद्रजीत सिंह की पतिव्रता गणिका राय प्रवीणा को शिक्षा देने के लिए लिखी है। तो ये याद रखना है कि कविप्रिया पुस्तक किसे शिक्षा देने के लिए लिखी गई थी? तो राय प्रवीणा को, है ना, जो कि इंद्रजीत सिंह की पतिव्रता थी। तो ये याद आपको रखना है। 1555 के समय, ईस्वी का समय इनका काल माना जाता है केशवदास का, और इनका जन्म ओरछा में हुआ, अभी अपन ने चर्चा करी। और कठिन काव्य का प्रेत इनको कहा जाता है। ये इंद्रजीत के दरबार में रहे हैं। हृदयहीन कवि की संज्ञा भी इन्हीं को दी जाती है। और बिहारी इनके पुत्र माने जाते हैं, है ना, बिहारी कवि जो है वो इनके पुत्र माने जाते हैं। यदि हम इनके ग्रंथों की बात करें तो एक तो अभी अपन ने चर्चा कर ली, कविप्रिया, जो कि अलंकार प्रधान ग्रंथ है, जिसमें कि राय प्रवीणा को शिक्षा का वर्णन किया गया है। और भी इनकी कई सारी रचनाएं हैं, और अधिकांश रचनाएं क्या है? बुंदेली, मिश्रित और ब्रजभाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। कविप्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, रतन बावनी, वीर सिंह चरित्र, जहांगीर जसचंद्रिका, छंदमाला, नख सिख वर्णन, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा छंद शास्त्र इनकी एक और रचना है। वीर सिंह देव चरित्र अपन ने चर्चा कर ली। 12 मासा भी इनकी रचना है, 12 मासा। विज्ञान गीता में इनके दार्शनिक विचार दिए गए हैं। विज्ञान गीता ये जो है पुस्तक, इसमें इनके दार्शनिक विचार दिए गए हैं। जबकि जो रतन बावनी है वो रतन सिंह की वीरता का इसमें वर्णन किया गया है ना। रसिक प्रिया जो है वो रसोक्तियों का भंडार है। और कवि प्रिया में अपन ने चर्चा करी कि राय प्रवीणा को शिक्षा देने का वर्णन इसमें मिलता है। जबकि रामचंद्रिका में राम कथा, है ना, का इसमें वर्णन मिलेगा, एक प्रकार का प्रबंध काव्य है। कवि प्रिया और रसिक प्रिया आपके मुक्तक काव्य है ना, मुक्तक काव्य है। और इसके अलावा जहांगीर जसचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित्र, राम अलंकृत मंजरी, नक्सिक वर्णन, चंद्रशास्त्र, रतन बावनी, ये सभी की सभी रचनाएं किसकी हैं? आपके केशवदास की। तो केशवदास बहुत ही महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं मध्यकाल में, है ना। रीतिकाल का पहले कवि भी ये कहलाते हैं, और रस छंद अलंकार का सबसे अद्वितीय प्रयोग इन्होंने किया है। यदि हम साहित्यकारों में बात करें तो सूरदास और तुलसीदास जी के बाद में तीसरे स्थान पर यदि कोई साहित्यकार आते हैं तो वो आपके केशवदास हैं। ठीक है, और केशवदास के बारे में तो एक आपका दोहा भी कहा जाता है ना कि भाषा बोली न जान ही जिनके कुल के दास, और तिन भाषा कविता करी जड़मती केशवदास। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं केशवदास जी। ठीक है, अगले कवि पर आते हैं पद्माकर। पद्माकर का जन्म जो है वो सागर मध्य प्रदेश में हुआ था। जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर भट्ट को कविराज शिरोमणि की उपाधि प्रदान करी। इनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी हैं? गंगा लहरी, यमुना लहरी, जगत विनोद, राम रसायन, पद्माभरण, प्रबोध प्रत्याशा, अलीजाह प्रकाश और काली पच्चीसी, है ना। 1753 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है, ये याद रखिएगा आप। रीतिकाल के अंतिम सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। रीतिकाल के अभी अपन ने चर्चा करी थी, पहले कवि कौन है? केशवदास। जबकि अंतिम सर्वश्रेष्ठ कवियों में किसका नाम लिया जाता है? पद्माकर का। इनके पिता जो है वो मोहनलाल भट्ट थे, और इनका मूल नाम जो है वो प्यारेलाल है, ये याद रखिएगा। मूल नाम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे बाल कवि बैरागी का नाम पूछा था, नंद रामदास बैरागी, जो कि मंदसौर से संबंधित हैं, आधुनिक साहित्यकार हैं। उनका नाम MPPSC प्री में पूछा जा चुका है। पद्माकर की बात करें तो उन्होंने कई सारे राजाओं के दरबार में ये रहे हैं। जैसे बुंदेलखंड के राजा अर्जुन सिंह के दरबार में ये रहे, दतिया नरेश परीक्षित के दरबार में, सागर के जो नरेश थे रघुनाथ राव उनके दरबार में, जयपुर में आप देखिए महाराजा प्रताप सिंह वो जगत सिंह के दरबार में रहे, ग्वालियर में दौलत राव सिंधिया और बूंदी शासकों से भी सम्मानित ये हुए हैं।
मुख्य रूप से आपको याद क्या रखना है कि जो ग्वालियर के सिंधिया थे, दौलत राव सिंधिया, इनके दरबार में पद्माकर जी रहे हैं और इन्होंने उसी हिसाब से कई सारी रचनाएं भी रची, जैसे कि अली जाहे प्रकाश है, काली 25 है, प्रबोध 50 है ना, ये सभी रचनाएं देख लीजिए इनका एक बार। जो पद्माभरण और जगत विनोद है वो रीति ग्रंथ है। अली जाहे प्रकाश और हितोपदेशा इनकी जो है वो राज प्रशस्ति और वैराग्य से संबंधित आपकी पुस्तक है। हिम्मत बहादुर विरोधावली इनकी पहली रचना मानी जाती है। प्रताप सिंह विरोधावली, विरोधावली मतलब प्रशंसा करी जाती है इसमें राजाओं की। और भक्ति और वैराग्य से संबंधित इनके जो काव्य हैं उसमें प्रबोध 50, गंगा लहरी, राम रसायन और राजनीति की जो वचनिका है वो सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी एक अन्य रचना जो है वो ईश्वर 25 भी है, ये याद रखिएगा आप, कली 25 या ईश्वर 25। जन्म स्थान एक्चुअली में इनका विवादित है, लेकिन जो विश्वनाथ मिश्र जी हैं वो उनको जन्म स्थान सागर मानते हैं। साहित्य में यदि हम स्थान की बात करें तो जो रीतिकाल के दो छोर हैं, इसमें एक तो आपका बिहारी है और दूसरे आपके पद्माकर हैं। रीतिकाल के यदि हम अंतिम सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कवि की बात करें तो ये पद्माकर का स्थान उसमें आता है। इसके बाद में हम मध्यकालीन आंग्लेय साहित्यकार की बात करते हैं जो और भी महत्वपूर्ण है, भूषण। इनका नाम उपनाम जो है वो जटाशंकर था, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनका जन्म कानपुर के निकट माना जाता है। भूषण को बुंदेला शासक छत्रसाल का संरक्षण प्राप्त था। संभवतः प्रसिद्ध कवि चिंतामणि और मतीराम के भाई थे। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इनको भूषण की उपाधि मिली इनसे। शिवराज भूषण इनका एक अलंकार ग्रंथ है जिसमें 105 अलंकारों का निरूपण किया गया है। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि कहा है। भूषण ने वीर रस प्रधान काव्य लिखा है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। तो राजा रुद्रराज द्वारा इनको भूषण की उपाधि प्रदान करी गई, सबसे महत्वपूर्ण याद रखिएगा। और इनकी रचनाओं के विषय में थोड़ा अंदर देख लीजिए। जैसे शिवराज भूषण इनका अलंकार ग्रंथ है जिसमें शिवाजी के पराक्रम, शौर्य, युद्ध कौशल है ना, इसका वर्णन इसमें मिलता है। जबकि छत्रसाल दशक में छत्रसाल के युद्ध का अतिशयोक्तिपूर्व चित्रण जो है इसमें किया गया है। तो ये सभी ओजपूर्ण ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। तो भूषण का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है मध्यकालीन साहित्यकारों में। चित्रकूट के सोलंकी राजा जो थे रुद्रराज, उनसे इनको भूषण की उपाधि मिली है, ये याद आप रखिएगा। भूषण का जन्म तिकवापुर कानपुर में हुआ है ना, तो ये भी आपको याद में रखना है। अगले आते हैं राजा भोज के ऊपर। राजा भोज के विषय में आपको पता है इनका जन्म उज्जैन में हुआ है। परमार वंश के महान शासक के साथ साथ साहित्यिक रुचि भी ये रखते थे और अनेक रचनाएं हैं राजा भोज की, जैसे सरस्वती कंठावरण, विद्या विनोद, सिद्धांत संग्रह, चारु चर्चा, सम्रांगण सूत्राधार और श्रृंगार प्रकाश। यदि हम द्विवेदी युगीन कवियों की बात करें तो आधुनिक साहित्यकारों में सबसे पहला जो नाम आता है वो माखनलाल चतुर्वेदी का आता है। और आपको पता है कि मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में इनके द्वारा दो मुख्य पत्र पत्रिकाएं संचालित की जा रही थी। एक का नाम था कर्मवीर और दूसरे का नाम था प्रभा। दो पत्रिकाएं संचालित करी हैं। कर्मवीर का प्रकाशन जबलपुर से किया जाता था और इसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी ने एक आंदोलन भी चलाया था, रतौना सत्याग्रह जिसको कहते हैं। 1920-21 में ये चलाया गया था। कसाई खाने आंदोलन के रूप में इसको चलाया गया था और जो है पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध के लिए इन्होंने ये आंदोलन चलाया था। तो माखनलाल चतुर्वेदी जो है एक भारतीय आत्मा के नाम से इनको जाना जाता है। 1889 में माखन नगर, जो अब वर्तमान में माखन नगर के नाम से जानते हैं, नर्मदापुरम में इनका जन्म हुआ था और कर्मभूमि इनकी खंडवा रही है ना, ये आपको याद रखना है। गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा ही इनको जो है पत्रकारिता में आगे बढ़ाया गया और 4 अप्रैल 1889 को बाबई होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ है। 4 अप्रैल डेट याद रखिएगा। निधन इनका खंडवा में हुआ है। तो होशंगाबाद में जन्म और खंडवा में इनकी मृत्यु हुई है और जबलपुर इनकी कर्मभूमि रहा है। प्रभा पत्रिका का संपादन भी इन्होंने खंडवा से ही किया, जबकि मैंने आपको बताया कि जो कर्मवीर पत्रिका थी वो जबलपुर से संपादित की जा रही थी। इनकी प्रथम रचना रसिक मित्र, ये ब्रज भाषा में प्रकाशित हुई है। इंपॉर्टेंट हो जाती है इस तरह की रचना। पंडित विष्णुदत्त शुक्ल और पंडित माधवराव सप्रे की प्रेरणा से जबलपुर में 1920 को साप्ताहिक समाचार पत्र कर्मवीर का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जिसका संपादक माखनलाल चतुर्वेदी को बनाया गया। माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी कविता संग्रह के लिए प्रथम साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था 1955 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपका एग्जाम में पूछा जाएगा इसमें। और इसके अलावा हिम तरंगिणी के अलावा इनकी एक और प्रमुख रचना है हिमक्रीटिनी, जो कि 1942 की रचना है। इसके अलावा माता, समर्पण, योगचरण, वेणु लो गूंजे धरा, है ना, ये सभी इनके महत्वपूर्ण काव्य हैं। नाटकों में यदि हम बात करें तो इनका फेमस नाटक है कृष्णार्जुन युद्ध। ठीक है। निबंध में बात यदि हम करें तो साहित्य का देवता, है ना, अमीर गरीब इरादे इनका निबंध है। अमीर गरीब इरादे अलग से लिख लीजिएगा इसको, अमीर गरीब इरादे। ऐसी रचनाएं अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। समय के पाँव, ठीक है। और कहानियों में है कला का अनुवाद, है ना, कहानी, कहास और कहावत, ये है। पुष्प की अभिलाषा इन्होंने बिलासपुर जेल में लिखी थी। कोकिल बोलो तो इन्होंने जबलपुर में लिखी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। धूम्रवलय, घिजुरी, काजल, रंगों की बोली, है ना, चिंतक की लाचारी और उठ नहान, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कोई भी आपसे ये रचनाएं पूछ सकता है। दीप से दीप जले, ये भी याद रखिएगा। बनवासी भी इनकी रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय याद रखिएगा, ये भोपाल में है आपका। जबकि माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1991 में की गई थी।
ये भी आपको याद रखना है। इनको पद्म भूषण पुरस्कार भी मिल चुका है। पद्म भूषण इनको मिला था 1963 में, और ये असहयोग आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में भी आपके शामिल रहे हैं। और इसके अलावा जो है ये गद्यकार, निबंधकार, ख्याति प्राप्त कवि के रूप में इनको अधिक जाना जाता है, और द्विवेदी युगीन कवि हैं, ये याद रखिएगा आप, माखनलाल चतुर्वेदी। इसके बाद में हम आते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध पर। इनका जन्म जो है वो श्योपुर में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं चांद का मुंह टेढ़ा है, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, चंबल की छाती, भूरी भूरी खाक, सतह से उठता आदमी और विपात्र, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं। कुछ नए नाम इसमें आप देखिए, जैसे चांद का मुंह टेढ़ा ये आपने पढ़ी हुई है, अंधेरे में, ठीक है। इसके अलावा ब्रह्म राक्षस है ना, ध्यान रखिएगा कई बार कंफ्यूजन होता है। मुद्रा राक्षस जो है वो प्राचीनतम भारतीय इतिहास की एक प्रमुख रचना है, जो कि गुप्तकालीन इतिहास के विषय में जानकारी देती है। मुद्रा राक्षस जो है वो किसकी, आप जरूर कमेंट करके बताएं। इसके बाद में आप देखिए विपात्र, ये भी एक नई रचना मिली, चंबल की छाती है ना, गजानन माधव मुक्तिबोध की प्रमुख रचना है। इसके अलावा काठ का सपना भी इनका एक कहानी संग्रह है, और पुस्तक समीक्षा, उर्वशी, दर्शन और काव्य। और उपन्यास में देखा जाए तो विपात्र इनका एक प्रमुख उपन्यास है। विपात्र पूछा जा सकता है एग्जाम में, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। श्योपुर कला मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ये याद रखना है। प्रगतिशील कविता या नई कविता के मध्य के बीच में जो सेतु है वो गजानन माधव मुक्तिबोध को ही जाना जाता है इसके लिए। प्रगतिवादी व प्रयोगवादी कवियों में है। तार सप्तक के प्रथम प्रतिष्ठित कवि किसे माना जाता है, तो आपके गजानन माधव मुक्तिबोध होंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान पर आते हैं, एक और प्रमुख साहित्यकार, साथ साथ में जो है मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने भूमिका निभाई। झंडा सत्याग्रह में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और आप सभी को पता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म इलाहाबाद प्रयागराज के पास हुआ था, जबकि इनकी कर्मस्थली जबलपुर रही है। इनका विवाह खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है वो सिवनी में कार दुर्घटना में 1948 में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं त्रिधारा, मुकुल, झांसी की रानी, सभा के खेल, बिखरे मोती, उन्मादिनी, जलियांवाला बाग, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं सुभद्रा कुमारी चौहान की। जबलपुर से ये संबंधित रही हैं, ध्यान रखिएगा। इनका विवाह खंडवा निवासी लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ में हुआ था। और 1920-21 में असहयोग आंदोलन, 1923 में झंडा सत्याग्रह, और 1942 में राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। मोटर दुर्घटना में 1948 में इनकी मृत्यु हुई थी। एग्जाम में ये प्रश्न बन सकता है। राष्ट्रीय कवियत्री का इनको दर्जा प्राप्त है। और इनकी जो प्रमुख कहानी संग्रह है उन्मादिनी और बिखरे मोती, इसके लिए इनको सक्सेरिया पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इनकी प्रारंभिक रचनाओं में सरस्वती और माधुरी, ये दो रचनाएं याद रखिएगा। मात्र मंदिर में, सीधे साधे चित्र, उन्मादिनी, झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत, राखी की चुनौती, बचपन और सभा का खेल, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो विशिष्ट कवियत्री के रूप में इनको जाना जाता है। और आधुनिक हिंदी में यदि हम गद्य और पद्य दोनों क्षेत्रों की बात करें तो इसमें इनकी विशिष्ट पहचान है। अगले पर आते हैं हरिशंकर परसाई, व्यंग्य विधा के सबसे श्रेष्ठ साहित्यकार हैं। इनका जन्म जमानी गांव नर्मदापुरम में हुआ था। इन्होंने वसुधा और प्रहरी नामक पत्रिका का संपादन जबलपुर से किया। एग्जाम में बन सकते हैं ये क्वेश्चन। तो इनकी रचनाएं याद करने की ट्रिक क्या है कि अधिकांश जो रचनाएं हैं उसके लिए आप कहानी बना सकते हो, जैसे कि तट की खोज है ना, तो अब तट के किनारे क्या मिलेगा आपको, सांप मिलेगा। तो एक जो है इनकी रचना क्या है, रानी नागफनी की कहानी। अब सांप से आप डरोगे तो आपको ताबीज का सहारा लेना पड़ेगा ना, ठीक है। और आप जो है सांप के सामने क्या होगे, है ना, कब कपाओगे, तो ठिठुरता, गणतंत्र, सदाचार का ताबीज। आप अपने पाँव पीछे कर लोगे तो भूत के पाँव पीछे, है ना। और जब आप तट पर जाओगे तो पगडंडियों के सहारे ही जाओगे ना, तो पगडंडियों का जमाना, निंदा रस, है ना, टॉर्च की भी आपको शायद जरूरत पड़े तो टॉर्च बेचने वाला, निठल्ले की डायरी, है ना, तट की खोज, ये सभी इनकी रचनाएं हैं हरिशंकर परसाई की। और हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ पर हुआ है, तो जमानी ग्राम आपका नर्मदापुरम में इनका जन्म हुआ है। कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा, जैसे इनको हिंदी व्यंग्य के प्रवर्तक और पितामह कहा जाता है। 22 अगस्त 1924 को इनका जन्म हुआ है। कई बार इनसे संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनकी जन्म की तिथि 22 अगस्त 1924 को इनका जन्म हुआ है। और हरिशंकर परसाई जबलपुर से इन्होंने 1921 में वसुधा पत्रिका का संचालन किया था, और प्रहरी जो पत्रिका है वो भी जबलपुर से इन्होंने निकाली थी। इन्हें स्वतंत्र भारत का कबीर कहा जाता है हरिशंकर परसाई को, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, कुछ और रचनाएं रह गई हैं, जैसे कि भोला राम का जीव, एक बहुत ही फेमस रचना है, और इसमें भोला राम की कहानी है। हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, वैष्णव की फिसलन, तट की खोज, तब की बात कुछ और थी, बेईमानी की परत, है ना, शिकायत मुझे भी है, और 3 सन्याने, विकलांग श्रद्धा का दौर, तुलसीदास चंदन घिसे, है ना, और काग भगोड़ा, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बोलती रेखाएं एक और अन्य रचना आप याद रखिएगा। तो ये सभी रचनाएं सही जोड़ियों के रूप में आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना। शरद जोशी, अक्सर कर हरिशंकर परसाई और शरद जोशी की रचनाओं में कन्फ्यूजन होता है, इसलिए अच्छे से इनको सब पढ़ लीजिएगा। शरद जोशी का जन्म भी आपका उज्जैन में हुआ है ना। उज्जैन में आप देखिए अधिकांश साहित्यकारों का जन्म हुआ है। 1990 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है इनको। और इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो परिक्रमा, जीप पर सवार इल्लियाँ, एक था गधा, अंधों का हाथी, तिलस्म, जादुई दुनिया, फिर किसी बहाने, राह किनारे बैठ, मैं और केवल मैं, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ना। तो जो आपके शरद जोशी हैं, शरद जोशी
एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यंग्यकार हो जाते हैं हरिशंकर परसाई और शरद जोशी का नाम जो है वो बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ और भी इनकी रचनाएं रह गई, जैसे कि आप देखिए एक रचना भी अपन ने चर्चा करी, मैं और केवल मैं, ये इनका उपन्यास है। तिलिस्म में इनकी कहानी है, जादुई दुनिया ये इनकी कहानी है। इसके अलावा यत्र तत्र सर्वत्र ये इनकी एक और महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है। फिर किसी बहाने, रहा किनारे बैठ, दूसरी सतह, है ना, अब परिक्रमा, ये सभी इनकी रचना। जीप पर सवार इल्लियाँ, दो नाटक इन्होंने लिखे, अन्नों का हाथी और एक था गधा, ये सारी इनके नाटक हैं, ठीक है। शरद जोशी सम्मान भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है 1992 से, और इनका जन्म 1931 में उज्जैन में हुआ है। 1990 में इनको पद्मश्री मिला है, और नई दुनिया के लिए भी इन्होंने व्यंग लेखन किया है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इनकी तुलना कबीर और मार्कट वेन से की जाती है, जबकि अभी अपन ने यहाँ पर क्या पढ़ा था, यहाँ पर अपन ने पढ़ा था ना कि हरिशंकर परसाई को जो है वो कबीर के रूप में जाना जाता है, और स्वतंत्र भारत का कबीर कहा जाता है हरिशंकर परसाई को, ये अभी अपन ने यहाँ पर पढ़ा था। बालकृष्ण शर्मा नवीन के ऊपर चलते हैं। इनका जन्म शाजापुर जिले के भयानक ग्राम में हुआ था। ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, संविधान सभा के भी सदस्य रहे हैं, मोस्ट आईएमपी। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ प्रताप पत्रिका के सह संपादक रहे हैं। नवीन जी ने गणेश शंकर विद्यार्थी पर 2 काव्य, प्राणार्पण और आत्मोत्सर्ग लिखे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसके अलावा कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, उर्मिला और क्वासी, ये सभी रचनाएं जो हैं वो बालकृष्ण शर्मा नवीन की हैं। अब देखिए कुछ इसी तरीके की रचनाएं सुभद्रा कुमारी चौहान की भी थी, तो इसलिए इनके साथ में अच्छे से पढ़ लीजिएगा इनको, ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना। बालकृष्ण शर्मा नवीन की जो रचनाएं हैं एक बार फिर से देख लीजिए, कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, उर्मिला और क्वासी, ये सभी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनके जो 2 महाकाव्य है, प्राणार्पण और आत्मोत्सर्ग, इनकी डेट पूछ सकता है, तो 1957 में इन्होंने लिखा था उर्मिला। उर्मिला इनका एक प्रमुख महाकाव्य है, इसमें ये देखिए, ये इन्होंने 1957 में लिखा। प्राणार्पण इन्होंने 1962 में लिखी थी, और कविता संग्रह, ये खंड काव्य है आपका प्राणार्पण। और इसके अलावा बाकी सभी इनके कविता संग्रह हैं, जिसमें कि रश्मि रेखा है, अपलक है, प्रलयंकर है, मृत्युधाम, अनल गायन, नवीन दोहावली, चर्चित कहानी संत, पराजय गीत, विप्लव गायन, ये सभी के सभी कविता संग्रह हैं। और अन्य रचनाओं में आप देखिए तो विनोबा स्तवन, हम विस्पाई जन्म के, है ना, और गणेश शंकर विद्यार्थी के लिए इन्होंने क्या लिखी है, प्राणार्पण और आत्मोत्सर्ग। प्रभाव और प्रताप के ये संपादक रहे हैं, ये अपन ने पढ़ लिया है ना। इसके अलावा 1916 का जो लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें भी ये शामिल रहे थे, और 1955 में राजभाषा आयोग के सदस्य भी बनाए गए। गांधी जी को दधीची कह करके इन्होंने संबोधित किया था बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। बहुत सारे फैक्ट आपको तैयार हो गए होंगे। भवानी प्रसाद मिश्र पर आते हैं। इनका जन्म 1913 में तेगरिया ग्राम, जिला नर्मदापुरम में हुआ था। इनका कार्य क्षेत्र वर्धा, महाराष्ट्र रहा है। इन्हें सहजता का कवि कहा जाता है। इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। इनकी प्रमुख रचना गीत फरोश, एग्जाम में पूछी हुई है। इसके अलावा सन्नाटा, बुनी हुई रस्सी, सतपुड़ा के जंगल, ये भी पूछी गई है एग्जाम में। कालजयी और गांधी पंचसती, ये सभी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो सहजता का कवि किसे कहा जाता है, भवानी प्रसाद मिश्र को। और माखन, भवानी और शंकर, ये तीनों नाम याद रखिएगा। तीनों का जन्म कहाँ पर हुआ है, होशंगाबाद में हुआ है। माखन लाल चतुर्वेदी हो, चाहे भवानी प्रसाद मिश्र हो, चाहे आपके जो है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का जन्म जमानी ग्राम में हुआ है। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म टिगरिया ग्राम में हुआ है, और माखन लाल चतुर्वेदी का बाबई में हुआ है। तो ये भी याद रखिएगा आप। भवानी प्रसाद मिश्र की और भी कुछ रचनाएं थी, जैसी एक है खुशबू के शिलालेख, है ना, मानसरोवर दिन, कुछ नीति कुछ राजनीति, जिन्होंने मुझे रचा, ये इनका संस्मरण है। पहेली, कमल के फूल, सतपुड़ा के घने जंगल, चकित है दुख, श्रम की महिमा, है ना, वाणी की दीनता, मैं गीत बेचता हूँ, बरसात आ गई, बुनी हुई रस्सी, गौरव ग्राम से, दरिंदा, महारथी, है ना, ऐसा भी होगा, धरती का पहला प्रेमी, गौरव ग्राम से, ये सभी रचनाएं इनकी हैं। इसके अलावा इन्होंने कल्पना पत्रिका का भी संपादन किया था, और मध्य प्रदेश जो है वो भवानी प्रसाद मिश्र के नाम से जो है शिखर सम्मान भी प्रदान करता है। 1983 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा इन्होंने 23 मार्च 1914 का दिन याद रखिएगा। 23 मार्च 1914 जब इनका जन्म हुआ था, ये बन सकता है। और दूसरे सप्तक के प्रथम कवि माने जाते हैं। गांधीवादी व प्रयोगवादी जो साहित्य है इनकी प्रमुख विशेषता है, और ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा इसमें। फिर इसके बाद में अच्छा कुछ रचना और रह गई, जैसे एक है त्रिकाल संध्या, इसमें लिखी नहीं है। त्रिकाल संध्या एक इनकी प्रमुख रचना है। अनाम तुम आते हो, ये इनका काव्य संग्रह है। परिवर्तन जिए, अंधेरी कविताएं, है ना, ये सब। इदम ना मम, ये सब इनकी रचनाएं हैं ना। भवानी प्रसाद मिश्र की बहुत सारी रचनाएं हैं ना। आप बाकी साहित्यकारों की रचनाएं याद कर लीजिए आधुनिक की, और भवानी प्रसाद मिश्र ऑप्शन में जरूर देगा, है ना। तो इनकी केवल फेमस याद कर लीजिए, उन्हीं में से बन जाएगा प्रश्न। मुल्ला रामूजी 1896 में भोपाल में हुआ। इनका पूरा नाम मोहम्मद सिद्दीकी मुल्ला रामूजी था। गुलाबी उर्दू के जनक माने जाते हैं। गुलाबी करके जितनी भी रचनाएं सब मुल्ला रामूजी कहलाएंगी। लाठी और भैंस, औरत जात, अंगूरा और मुसाफिर खाना, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मुल्ला रामूजी की वहाँ की अन्य रचनाएं क्या हैं, गुलाबी शायरी, गुलाबी उर्दू, है ना, ये सब हैं। ख्वातीन, अंगूरा, शादी, औरत जात, जिंदगी, है ना, लाठी और भैंस, जंग, है ना, ये सभी रचनाएं, और इन्हें गुलाबी उर्दू शैली का जनक कहा जाता है। उर्दू अकेडमी की स्थापना भी करी गई है, आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा।
आगे आ जाइए, श्री कृष्ण सरल के ऊपर आते हैं। अच्छा, भवानी प्रसाद मिश्र का अभी अपन ने देखा, अभी हमने चर्चा करी थी एक और नाम भवानी प्रसाद तिवारी की। भवानी प्रसाद तिवारी का जन्म 1912 में सागर में हुआ था और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं भवानी प्रसाद तिवारी की, वो प्रेमा है, प्राण पूजा है, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का अनुवाद जो है वो प्रेमा के नाम से जाना जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण आपका हो जाएगा। तो भवानी प्रसाद तिवारी ने क्या किया है, जो रविंद्रनाथ टैगोर की जो किताब है गीतांजलि है ना, उसका अनुवाद जो है प्रेमा के रूप में इन्होंने किया। गीतांजलि के विषय में तो आपको पता भी है, 1913 में गीतांजलि को सबसे पहला जो है वो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है ना प्रदान भी किया गया था हिंदी भाषा के लिए। तो महत्वपूर्ण हो जाता है आपका। अगले पर आते हैं, श्री कृष्ण सरल, इनका जन्म अशोकनगर में हुआ था। प्रमुख रचनाएं सुभाष चंद्र, स्वराज्य तिलक, देश से प्यार और शहीद। ये देखिए देश प्रेम से जुड़ी हुई जो भी रचनाएं हैं श्री कृष्ण सरल लगा दीजिएगा, है ना। सुभाष चंद्र, स्वराज्य तिलक, देश से प्यार और शहीद, ये श्री कृष्ण सरल की रचनाएं हैं। आचार्य नंदलाल वाजपेयी, इनका जन्म उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। कर्मस्थली व मृत्यु स्थान उज्जैन था। अधिकांश रचनाएं पूर्व कवियों और लेखकों के नाम पर हैं। प्रमुख रचनाएं जैसे कि जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, रस सिद्धांत। नंद दुलारे वाजपेयी, है ना। बाल कवि बैरागी पर आते हैं, इनका जन्म नीमच जिले में हुआ था। वास्तविक नाम नंदराम दास बैरागी था, पूछ चुका है। दीवट पर दीप और गन्ने मेरे भाई, अपनी गन्ने नहीं बेचूंगा, ये सभी बाल कवि बैरागी की रचनाएं हैं। श्री राम परिहार, खंडवा जिले के फेफरिया कला में इनका जन्म हुआ था, पूछ सकता है ये। निमाणी साहित्य में इनका प्रमुख योगदान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहे जन सिंगा, धूप का अवसाद, अंधेरे में उम्मीद। और निमाणी के जो अन्य साहित्यकार हैं महादेव प्रसाद, प्रभाकर चौबे और गौरी शंकर शर्मा, ये सब नाम याद रखिएगा। अमृतलाल बेगड़ गुजराती और हिंदी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार और चित्रकार हैं। अमृतलाल बेगड़ का जन्म 1928 में जबलपुर में हुआ था। 2018 में इनका निधन हो गया है। तीरे तीरे नर्मदा और सौंदर्य की नदी नर्मदा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पूछा भी गया था कि ये क्या थे, साहित्यकार और चित्रकार दोनों थे। ठीक है, अमृतलाल बेगड़ से दोबारा भी प्रश्न आ सकता है, क्योंकि आप देखिए एमपीपीएससी की आदत रही है ये बार बार रिपीट करता है। तो अमृतलाल बेगड़ को अब थोड़ा डिटेल में जाकर के आप एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना। अशोक वाजपेयी, साहित्यकार। अशोक वाजपेयी का जन्म छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में हुआ था। ये पूर्व में ललित कला अकादमी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं एक पतंग, अनंत और तत्पुरुष। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिए। बाकी अपन मध्य प्रदेश का जो लोक साहित्य है इसको अगली वीडियो में अपन कवर करेंगे।